टेस्ट 119 के प्रश्नों पर। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा उपकरण दक्षतापूर्वक एसी और डीसी दोनों में वाट मीटर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये हमारा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? डायनेमो मीटर टाइप का है। इसमें हमारी फिक्स कॉइल कितनी होती हैं? 2 होती हैं। मूविंग कॉइल कितना होता है? 1 होता है। और आप ध्यान रखिएगा इसकी और क्या क्या खासियत है। इसका स्केल यूनिफॉर्म होता है, यानी एक समान होता है। इसके अलावा इसमें हिस्टैरिसीस और एडी करंट लॉस क्या होती हैं? 0 होती हैं। हम लोग यहां कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए हम लोग स्प्रिंग का प्रयोग करते हैं। और ध्यान रखना यह एसी व डीसी दोनों पर प्रयुक्त होती हैं और बहुत बेहतर तरीके से होती हैं। इसलिए हमारा राइट आंसर है डायनेमोमीटर टाइप का। पीएमएमसी जो है ना, ये आपका सिर्फ डीसी को ही मेजर करता है। और स्प्रिंग के रूप में हम जो पदार्थ लेते हैं वो कौन सा पदार्थ लेते हैं? फॉस्फर ब्रॉन्ज लेते हैं। क्या लेते हैं? फॉस्फर ब्रॉन्ज हेयर स्प्रिंग, यानी बाल की तरह पतला होता है। यहां पर आप देख रहे हैं ये जो ऐसे ऐसे घुमा घुमा सा लपेटा हुआ है इस जगह पर, वही आपका क्या है? स्प्रिंग है, जो हमारे निडल को कंट्रोल करने का काम कर रहा है। चलिए आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है एमएमएफ। आप सब जानते हैं मैग्नेटोमोटिव फोर्स का गणितीय मान होता है N इंटू आई, जहां पर हमारी N क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स है। N आपकी क्या है? नंबर ऑफ आपकी क्या है? विद्युत धारा। क्या है? आई विद्युत धारा है। अब यहां ध्यान रखिएगा कि हम N को कैसे, करंट को तो एम्पियर में मापते हैं और टर्न को हम लोग क्या कहते हैं? AT, यानी आपका क्या हो जाएगा? एम्पियर टर्न हमारी यूनिट हो जाएगी किसकी? आपकी साहब एमएमएफ की। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी नंबर सही है, एम्पियर टर्न। एम्पियर प्रति टर्न है विद्यार्थी। यहां गुना में है, वहां भाग कैसे कर देंगे? बाकी एमएमएफ का एक और सूत्र होता है, एमएमएफ बराबर हम क्या लिखते हैं? फ्लक्स इंटू रिलक्टेंस, भी बराबर IR होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चार पिको फैराड के 2 कैपेसिटर कैसे जुड़े हुए हैं? सीरीज में जुड़े हैं। आप सब जानते हैं पिको फैराड है, तो हम लोग यहां पर जानते हैं कि कैपेसिटर यदि सीरीज में रहता है C1 और C2, इसका इक्विवेलेंट क्या लिखते हैं? C1 C2 बाय C1 प्लस C2, यानी रजिस्टर के पैरेलल जैसा होता है इसका कनेक्शन। कैसा होता है? रजिस्टर के पैरेलल जैसा इसका एनालिसिस उल्टा चलता है। तो यहां पर बड़ी आसानी से हम C इक्विवेलेंट क्या लिख दें? 4 गुना 4 बाय 4 प्लस 4 कितना हो गया? 16 बाय 8 बराबर 2 पिको फैराड हो गया। ऑप्शन नंबर डी। अगर यही पैरेलल में रहता तब 4 4 8 हो जाता। चलिए आगे बढ़ें। किस प्रकार के मोटर में समान रूप से सबसे कम स्टार्टिंग टॉर्क होता है? यूनिवर्सल मोटर हम लोग जानते हैं, इसका स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है? उच्च होता है। किसके जैसा यह व्यवहार करता है? डीसी सीरीज मोटर की तरह व्यवहार करता है। कंसेप्ट क्लियर? इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर हमारे पास है कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, ठीक है? तो ये भी आपका क्या है साहब? रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन। इसमें भी टॉर्क हमारा अच्छा होता है। कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन, यानी आपका क्या हो गया? ये कैपेसिटर स्टार्ट मोटर हो गया। क्या हो गया? कैपेसिटर स्टार्ट। तो नेचुरली इसमें भी टॉर्क क्या होता है? थोड़ा सा अच्छा ही होता है, बढ़िया होता है। लेकिन इससे ज्यादा किसमें होता है? इससे ज्यादा यहां पर। और सबसे ज्यादा कहां पर?
सबसे ज्यादा होता है यूनिवर्सल में। ये जो आपका रेजिस्टेंस स्टार्ट हो गया, ये रेजिस्टेंस स्टार्ट समान रूप से क्या है, स्प्लिट फेज इंडक्शन, नाम खाली बदला है। ये क्या है, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर है। जो तस्वीर आपके सामने है, सबसे कम किसका होगा, इसी का होगा। तो मेरा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है विद्यार्थी जी। और इसमें आप देख लीजिए, ये मेरी है मेन वाइंडिंग, यहां पर सहायक वाइंडिंग, इस जगह पर हमने क्या लगाया है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगाया है। मेरा रोटर कैसा है, स्क्वायरल केज टाइप का हमने रोटर लिया है। आप लोगों को याद है दोनों के बीच कितने का फेज अंतर, 90 का। इसका रेजिस्टेंस कम और रिएक्टेंस ज्यादा, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा रिएक्टेंस कम, इसमें टर्न 2/3, इसमें टर्न 1/3। क्लियर है कंसेप्ट। और फेज की स्प्लिटिंग के कारण ही क्या हो रहा है, मोटर स्टार्ट हो रही है, इसका टॉर्क काफी कम होता है। अगर ऑप्शन में दे देता हम लोगों को क्या साहब, शेडेड पोल, तब तो उसी को हम लोग लेते, लेकिन वो दिया नहीं है, इसीलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। ये नाम बदला है लेकिन चीज कौन सा है, स्प्लिट फेज है। चलिए आगे बढ़े विद्यार्थी जी। विद्युत रोधन प्रतिरोध के लिए वायरिंग संस्थापन का परीक्षण, यानी वायरिंग की स्थापना करते हैं तो उसको इंस्पेक्टर के माध्यम से टेस्ट करवाते हैं या वायरिंग को ही टेस्ट करते हैं। किस लिए करते हैं, कह रहा है कि सभी आउटलेट पॉइंट ग्राउंड के साथ उचित रूप से भू संपर्कित होते हैं। ये तो होना ही चाहिए, ये बहुत मायने नहीं रख रहा है। संस्थापन में सजीव और उदासीन चालक संतत कंटिन्यूअस होता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। लाइव न्यूट्रल अलग अलग रहता है और अलग अलग उसका हम कनेक्शन करके तब कंटिन्यूटी किसकी मेंटेन करते हैं, करंट की। क्योंकि जब तक लाइव और न्यूट्रल को नहीं जोड़िएगा, धारा को पूरा पाथ नहीं मिलेगा और आपका डिवाइस काम नहीं करेगा। अब यहां पर है निर्धारित मान से अधिक क्षरण धारा भू से प्रवाहित नहीं होती है। तो साहब टेस्ट करने के पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य यही होता है कि हमारी लीकेज करंट जो है वो बहुत ज्यादा तो नहीं है। लीकेज करंट अगर हमारी एक्सेस है तो हम वायरिंग में क्या करते हैं, सुधार की व्यवस्था करते हैं, अर्थिंग वगैरह के अरेंजमेंट को मेंटेन करने का प्रयास करते हैं साहब। तो वायरिंग की टेस्टिंग जो है मेनली इसी चीज के लिए की जाती है। बाकी यह तो हम लोग खुद ही ध्यान देते हैं कि चालक जो भी लेने का प्रयास करें उसका रेजिस्टेंस न्यूनतम हो। अगर हम आयरन को चालक के रूप में यूज करेंगे तो हमारा ही क्या हो जाएगा, सिस्टम डैमेज कर जाएगा। तो टेस्टिंग का मेन पर्पस यही था। चलिए आगे बढ़े विद्यार्थी जी। अल्टरनेटर का रेटिंग आप सबको मालूम है, कैसे लेंगे, केवीए में। तो याद रखिएगा, अल्टरनेटर ट्रांसफॉर्मर ये दोनों की रेटिंग कैसे लेते हैं, केवीए में। अगर मेरा मान ज्यादा हो तो हम एमवीए भी कर सकते हैं। और तो और विद्यार्थी जी, केवीए में हम एक और चीज को मापते हैं, किसको, एपरेंट पावर को भी मापते हैं, जो S बराबर V इंटू आई होता है। किलोवाट में साथियों किसको मापते हैं, एक्टिव पावर को भी मापते हैं, जो P बराबर VI cos फाई होता है। और बताइए किसकी रेटिंग किलोवाट में ली जाती है, डीसी जनरेटर की रेटिंग कैसे ली जाती है, किलोवाट में ली जाती है। एचपी में हम लोग समान रूप से मोटर की रेटिंग को लेने का प्रयास करते हैं। बीएचपी ब्रेक हॉर्स पावर है, वह भी मोटर के टर्म में व्यक्त किया जाता है। चलिए आगे बढ़े विद्यार्थी जी। अगला प्रश्न है, कौन सा चुंबकीय मिश्र धातु है। एल्युमिनियम मिश्र धातु नहीं है, ये एक तत्व है, एलिमेंट है, स्पेशल सिंगल धातु है। आयरन स्टील ये भी नहीं चलेगा, कोबाल्ट स्टील। एल-निको आपका एल्युमिनियम प्लस निकेल प्लस कोबाल्ट, ये आपका क्या हो गया, मैग्नेटिक मिश्र धातु हो गया एल-निको। कौन सी विद्युत युक्ति सुरक्षात्मक युक्ति के रूप में इस्तेमाल नहीं की जा सकती है। साहब फ्यूज भी सेफ्टी के लिए यूज होता है, ओवरलोड और ओवर करंट से बचाता है। ये तो साहब ओवर हो कि शॉर्ट हो सबसे बचाता है। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर तो हमें साहब अर्थ लीकेज अर्थ फॉल्ट से भी बचाता है, शॉर्ट वगैरह की स्थिति से भी बचाता है, ये तीनों से बचाता है। अर्थ टेस्टर से हम भू प्रतिरोध की जांच करते हैं, क्या करते हैं, भू प्रतिरोध की जांच करते हैं। यह सुरक्षात्मक युक्ति नहीं है, यह सुरक्षात्मक युक्ति नहीं है साहब, ये ध्यान रखिएगा। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, क्या है, सुरक्षात्मक युक्ति नहीं है, यह मापक यंत्र है। मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया ए।
चलिए आगे बढ़ें। थ्री फेज के स्टेटर में स्लॉट्स के टर्म में विस्थापन पूछ रहा है। विस्थापन किस टर्म में विद्यार्थी? स्लॉट्स के टर्म में। आप एक चीज हमें बताइए, थ्री फेज का जितना भी हमारा फेज है सब कितने से शिफ्टेड होता है? 120। अब एक फेज का स्लॉट करेंगे तो इसका 120 के रेंज में, दूसरा उसका 120 के रेंज में, तीसरा उसका 120 के रेंज में, तो क्या हो जाएगा? 120 बटा स्लॉट डिस्टेंस इन डिग्री। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर स्लॉट्स के टर्म में नहीं लिखा रहता तो ऐसा नहीं होता। स्लॉट्स के टर्म में इसलिए सेपरेट सेपरेट जाएंगे, इसीलिए 120 बटा स्लॉट डिस्टेंस इन डिग्री। थ्री फेज मोटर की स्टार्टिंग करंट कितनी होती है? साहब जी सब लोग जानते हैं थ्री फेज इंडक्शन मोटर में हमारा जो स्टार्टिंग करंट है वही ना बहुत ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि टीएसटी बराबर 2 से 2.5 गुना क्या होता है? टी एफएल। इसी को मेंटेन करने के लिए 5 से 7 गुना 8 गुना दिया है, तो 8 लेके चलिए, 5 से 8 गुना आपका क्या है? ये ज्यादा है। और इसी के कारण जो हीट लॉस होगा, जिस हीट लॉस से आपका वाइंडिंग जल जाएगा, है ना, वाइंडिंग क्या होगी आपकी? जल जाएगी। इसी से सुरक्षा के लिए ना हम किसका यूज करते हैं? इसी से सुरक्षा के लिए ध्यान रखिएगा, ओवर करंट से सुरक्षा हेतु किसका प्रयोग करते हैं? स्टार्टर का प्रयोग। किसका प्रयोग करते हैं विद्यार्थी जी? स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। हालांकि यह अंडर वोल्टेज से भी सुरक्षा देता है, इसलिए दिए गए ऑप्शन का कौन सा सही उत्तर होगा? ए नंबर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें। अब यहां पे स्टार्टर का तो आपको याद है ना, मेन जो पॉपुलर 3 स्टार्टर है, एक कौन सा है? DOL डायरेक्ट ऑनलाइन। कितना तक के लिए? 5 से नीचे या 5 तक के लिए, 5 HP तक के लिए। स्टार डेल्टा 5 से 20 HP तक के लिए, और ऑटो ट्रांसफर 20 से ऊपर के लिए। लेकिन ये तीनों कहां यूज होता है? स्पाइरल केज में होता है, वाउंड रोटर में नहीं होता। वाउंड रोटर में रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर से ही काम चल जाता, उसी सब हो जाता है। कहना गति नियंत्रण के लिए वार्ड लियोनार्ड विधि, हालांकि ये अच्छी विधि है लेकिन महंगी विधि है। इस विधि में हमको एक मोटर एक जनरेटर का व्यवस्था करना पड़ता है। बाकी यहाँ पर आपका क्या है? थ्री फेज सप्लाई आप किससे ले रहे हैं? एसी से लेकर किसको दे रहे हैं? एसी मोटर को। ये मोटर नॉर्मली आपका कौन सा होगा? थ्री फेज इंडक्शन मोटर होगा। अब यहाँ पर समझना है साहब, इससे क्या क्या फायदा होता है। हम लोग इसके द्वारा कम भी अधिक भी दोनों स्पीड प्राप्त कर सकते हैं। डायरेक्शन को भी हम क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। तो यह हमको बहुत उन्नत प्रकृति की गति नियंत्रण देता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन समस्या इसकी क्या है? यह महंगा होता है साहब, ठीक है। इतना सारा व्यवस्था करना पड़ता है, स्पेस का भी कंजप्शन ज्यादा करता है। और ये सुटेबल है किसके लिए? विशेष रूप से सेपरेटली एक्साइटेड मोटर के लिए। ये सब में तो हम लोग फील्ड फ्लक्स का कंट्रोल करके, आर्मेचर रेजिस्टेंस नियंत्रण करके, सस्ता में हम बहुत अच्छा नियंत्रण कर लेते हैं। तो क्या जरूरत हमको उसको लगाने की? इसलिए हम लोग सेपरेटली के लिए विशेष इसका प्रयोग, हालांकि सेपरेटली अब यूज में लिया ही नहीं जा रहा है। चार्जिंग के दौरान लेड एसिड सेल का वेंट प्लग क्यों खुला रखते हैं? ये देखिए वेंट प्लग है, हालांकि थोड़ा नया डिजाइन का, हाई क्वालिटी का है, समझ गए। जब आप लोग उस जमाने में यूज करते होंगे जब 2005 से पहले का बिहार था, जिस बिहार में बिजली नहीं थी, ठीक है, और आती भी थी तो बृहस्पतिवार को और शुक्रवार को, नहीं तो बृहस्पति और रविवार को आती थी 1.5 घंटा 2 घंटा के लिए, ठीक है। अब फिर नहीं आती थी, फिर 15 दिन गायब रहती थी। तो उस बिहार में रामायण देखने के लिए बैटरी साइकिल पर जो चार्ज कराने मार्केट ले जाते थे, जिसका 5 रुपया बैटरी का चार्ज लेता था, तो वो वाला समय याद करिए। उस समय जो रहता था कैप, वो इस तरह के हाई क्वालिटी का नहीं रहता था, ऐसे ढक्कन जैसा रहता था। चार्ज करते थे, ढक्कन को खोल देते थे साहब, ताकि गैसेस वगैरह जो बन रही हैं उसका निष्कासन हो सके। कभी भी बैटरी चार्ज है कि डिस्चार्ज है, ये चेक करने के लिए आंख से नहीं देखना है, नहीं तो वो गैस आंख में जाएगा, आंख से हाथ धो बैठेंगे। इसीलिए क्या लगा दिया गया साहब, अब तो हम लोग यूज करते हैं हाइड्रोमीटर का। अगर 1.28 से लेकर 1.3 के बीच है, बैटरी फुली चार्ज है। बाकी क्या तरीका था, अगर मेरा एनोड किस रंग का हो जाए, चॉकलेटी कलर का हो जाए, तो समझ लीजिए बैटरी फुली चार्ज है। अगर मेरा कैथोड स्लेटी कलर का हो जाए, समझ लीजिए बैटरी फुली चार्ज है। लेड एसिड सेल का साथियों याद रखिएगा 2 वोल्ट नॉर्मली बोलते हैं, हालांकि 2.2 से लेकर 2.6 वोल्ट के बीच इसकी क्षमता हुआ करती है एक सेल का। ये बैटरी है कई सेलों का समूह
क्यों है साहब? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। गैस को मुक्त रूप से निकलने देने के लिए हम क्या करते हैं, वेंट प्लग को खुला छोड़ देते हैं। इसी कारण से तो बैटरी को हवादार जगह में रखने का प्रयास करना चाहिए। चलिए विद्यार्थी जी, खोलने का आवाज जो है ना साइड से सुनते होंगे, खरखर खरखर खोलने का आवाज आ रहा है, तो बैटरी चार्ज हो गया है। फिर आप कस दीजिए वेंट प्लग को और लेके आ जाइए। हाँ, वो तो रहता ही है, टेस्टर भी रहता है, चार्जिंग को टेस्ट करने का रहता है, लाल पीला, और उसमें रंग रहता है, नोब लगा करके, अगर लाल रंग है तो चार्ज नहीं है, ग्रीन है तो चार्ज है, पीला है तो अभी आधा चार्ज हुआ है। कई तरह का होता है, हाइड्रोमीटर से करते हैं, उससे करते हैं, बाकी एनोड के माध्यम से करते हैं, तो कई तरीका टेस्ट करने का है। अब उस समय में 2005 के पहले तो इतना टेक्नोलॉजी नहीं ना था, उस समय तो खोलने से ही पकड़ते थे। और ग्रामीण क्षेत्र में जो आदमी 12 वोल्ट का बैटरी रखा है, वो कहां से हाइड्रोमीटर खरीदेगा, इसके बारे में कहां कोई जानता था। अब ना सोशल मीडिया हो गया, जो पता चल जाता है कि कौन पटना में है, कौन घर पर है कि नहीं है, और कौन राखी कितना बजे बनवाया है। तो सोशल मीडिया हो गया, आदमी तुरंत जो है सो चालू कर देता है कि नहीं है, वायरल कर देता है। आइए साहब, आज का समय ऐसा है कि हर आदमी वायरल होना चाह रहा है कि नहीं है। तो निम्न में से किस उपयंत्र में, इसका जवाब आपको पहले ही मिल चुका है, किस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में कंट्रोलिंग टॉर्क प्रदान करने के लिए स्प्रिंग का यूज हो रहा है। तो स्पष्ट जवाब है क्या साहब, डायनेमोमीटर टाइप में हम किसका यूज कर रहे हैं, स्प्रिंग का यूज कर रहे हैं। किस काम के लिए, कंट्रोलिंग के लिए। आपको मालूम है 3 तरह की व्यवस्था होती है, पहला होता है डिफ्लेक्टिंग सिस्टम, दूसरा होता है कंट्रोलिंग सिस्टम, और तीसरा होता है डैंपिंग सिस्टम। डिफ्लेक्टिंग के माध्यम से जब हम मेजर करने का प्रयास करते हैं तो जीरो से हमारी पॉइंटर को आगे बढ़ने का काम कौन करता है, टीडी, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। अब ये जीरो से पॉइंटर आगे बढ़ा, अब 5 एम्पियर है, 5 वाट है, तो 5 पर रुके, ये नहीं कि 50 पर चले आए। तो इसको 5 पर रोकने के लिए अपोजिट में क्या रहती है, मेरी कंट्रोलिंग टॉर्क टीसी एक्ट करती है, जो टीडी के बिल्कुल अपोजिट में होती है। अगर मेरा टीडी टीसी के बराबर हो जाए तो स्टैंड स्टिल कंडीशन होता है, पॉइंटर मेरी अस्थिर होती है और सही मेजरमेंट हमको प्राप्त हो जाता है। लेकिन कई बार होता है इनर्शिया के कारण, हो सकता है टीडी ज्यादा हो जाए, हो सकता है टीसी ज्यादा हो जाए। उस परिस्थिति में मेरे पॉइंटर में ऑसिलेशन होने लगता है, मिड पोजीशन पर पॉइंटर आगे पीछे करती है, कोई 5 बोलता है, कोई 5.5 बोलता है, कोई 4.5 बोलता है। अलग अलग रीडिंग जब आती है, कैलिब्रेशन करना पड़ता है, तब जाकर के परफेक्ट रीडिंग पर पहुंच पाते हैं। लेकिन फिर भी एरर तो आया, तो उससे बचने के लिए, ऑसिलेशन को समाप्त करने के लिए हम लोग डैंपिंग सिस्टम की व्यवस्था करते हैं, जो डैम्प आउट ऑसिलेशन को करता है और हमारे टीडी टीसी को बराबर करके अस्थिर पॉइंटर को रखने का काम करता है। और वह डैंपिंग सिस्टम जनरली 2 प्रकार का होता है, एक एडी करंट डैंपिंग है और दूसरा आपका क्या है, एयर फ्रिक्शन डैंपिंग। अब मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट में हम लोग फ्लूइड फ्रिक्शन डैंपिंग का भी प्रयोग करते हैं। इलेक्ट्रिकल सिस्टम 2 ही मेथड यूज करता है, एडी करंट डैंपिंग और एयर फ्रिक्शन डैंपिंग। एक बात को याद रख लीजिएगा, समान रूप से जिस भी इंस्ट्रूमेंट में एयर फ्रिक्शन डैंपिंग का प्रयोग होता है, वहां कंट्रोलिंग के लिए प्रायः हम लोग ग्रेविटी कंट्रोल सिस्टम का यूज करते हैं, वो सस्ता इंस्ट्रूमेंट पड़ता है। लेकिन जहां पर भी हम लोग स्प्रिंग कंट्रोल सिस्टम को यूज किया है, वहां सामान्यतः हम लोग एडी करंट डैंपिंग का प्रयोग करते हैं। बाकी हमारा एमआई इंस्ट्रूमेंट जो है उसके 2 प्रकार होते हैं, एक अट्रैक्शन टाइप, एक रिपल्सन टाइप। एक टाइप में हम लोग फ्लूइड, एक टाइप में हम लोग यूज करते हैं एयर फ्रिक्शन प्लस आपका ग्रेविटी कंट्रोल, एक में यूज करते हैं एडी और स्प्रिंग। तो ये में दोनों प्रकार में अलग अलग हम लोग कर लेते हैं, बाकी नॉर्मली एक ही टाइप का यूज किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। हालांकि बहुत बढ़िया है, लॉसेस वगैरह भी इसमें कम होती है, मैंने आपको बताया भी था। यूनिफॉर्म स्केल होती है, याद रखिएगा साहब, टीडी जहां भी थीटा के समानुपाती होती है, यानी डिफ्लेक्शन कोण जो हमारे पॉइंटर का होता है उसके समानुपाती जहां भी टीडी होती है, 99.9% वो इंस्ट्रूमेंट का स्केल यूनिफॉर्म होता है, लीनियर स्केल होता है। ये ध्यान रखिएगा, उसको मेजरमेंट करने में आसानी होती है। अगला है साहब ऑनलाइन यूपीएस और ऑफलाइन यूपीएस। आपने पढ़ा था, हमारी जो ऑनलाइन यूपीएस है उसमें जरा समझिएगा, जैसे ही हम सप्लाई लेते हैं, मेन सप्लाई, हमारी सप्लाई साथियों याद रखिएगा, ये जो सोचिएगा कि मेन सप्लाई है तो वह इधर से चालू हो रहा है और मिल रहा है लोड को, ऐसा नहीं होता है। ऑनलाइन यूपीएस में हमारी डायरेक्ट सप्लाई का स्विच क्या होता है, प्रायः ऑफ ही रहता है।
हमारी जितनी भी सप्लाई लोड को जाती है सब आपके बैटरी और इन्वर्टर के माध्यम से होते हुए स्टैटिक स्विच के बाद लोड को जाती है। इससे फायदा होता है, हमारे घर के डिवाइसेस में वोल्टेज रेगुलेशन बहुत बेहतर होती है। आप ये समझिए 1% से भी कम वोल्टेज रेगुलेशन का मान होता है। परिणाम होता है कि कांस्टेंट वोल्टेज लगातार हमारे उपकरणों को मिलती है, जिससे घर के अवयवों का लाइफ भी क्या होता है, अच्छा हो जाता है, टिकाऊ हो जाता है। और आपके ऑफलाइन यूपीएस में ये चालू रहता है, समझ गए? जब लाइट कटता है ना तब ये लाइन चालू होता है। अब बाकी ये वाला लाइन लाइट रहने पर ऑटोमेटिक, तो वहां सेफ्टी भी नहीं होता है, वीआर वोल्टेज रेगुलेशन भी सुधरता नहीं है, तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। प्लस यहाँ ऑन ऑफ करने का कोई नीड आपको नहीं है। आपको सेकंड के 100वें हिस्से से भी कम में चले जाइए, आपको पता ही नहीं चलेगा कि लाइट है कि चला गया। 24 घंटा बिजली का आनंद आपको मिलेगा। इसलिए साहब जो बेनिफिट सबसे बड़ा है वो है साहब ऑनलाइन यूपीएस चेंज ओवर और ट्रांजिशन की समस्याओं से क्या होता है, मुक्त होता है। इसका कोई लफड़ा यहां पर नहीं पड़ता, स्विच दबाना चालू करना यहां नहीं पड़ता है। चलिए आगे बढ़ें। यदि कुंडली का प्रतिरोध 15 ओम है, नवयुवक आर बराबर 15 ओम है। साहब कुंडली की प्रतिबाधा आपको साहब एक्स का मान कितना दे दिया है, 25 ओम दे दिया है। अच्छा प्रतिबाधा तो जेड दे दिया है, क्या दे दिया है, जेड इंपीडेंस दे दिया है। प्रेरकीय प्रतिघात एक्सएल बराबर व्हाट पूछ रहा है। विद्यार्थी जी आप जानते हैं जेड बराबर होता है √r² प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर। सरकार यहां से अगर हम एक्सएल निकालना चाहें तो √z² माइनस r² हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। अब अंदर में कर दीजिए साहब जी 25 का स्क्वायर माइनस आपका क्या है, r का मान 15, तो 25 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 625 माइनस 225 √400। साहब जी क्या वैल्यू आ जाएगा, √400 यानी 20 ओम हो जाएगा। राइट आंसर आपका क्या हो गया, डी नंबर हो गया। एसी सर्किट में विद्यार्थी जी पढ़ाए थे आपको एलपी वाले में। प्रश्न है, कह रहा है कि रोटेटिंग मैग्नेटिक टाइप के हमारा अल्टरनेटर, तो सब लोग जानता है कि अल्टरनेटर में मैग्नेटिक फील्ड रोटेट ही करता है और रोटर के रूप में ही होता है। तो हमारे रोटर में क्या है साहब, मैग्नेटिक फील्ड है और यही आपकी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, ठीक है। और आपका स्टेटर जो है वहां पर क्या है साहब, चालक है यानी आर्मेचर है। आपका स्टेटर ही क्या है, आर्मेचर है अल्टरनेटर में। हमको आउटपुट कह रहा है सरकार कहां से मिलेगा, तो मुझे जो आउटपुट मिलती है वह कहां से मिलती है, स्टेटर से 3 फेज एसी हमको प्राप्त होती है। तो राइट आंसर क्या दे दीजिएगा, स्टेटर। आउटपुट कहां से मिलता है, स्टेटर से मिलता है। स्लिप रिंग वगैरह लगाने का जरूरत आउटपुट के हिस्से में स्टेटर पर हमको पड़ता नहीं है। खाली 2 स्लिप रिंग देना पड़ता है, कहां, डीसी एक्साइटेशन के लिए, किसको, रोटर को। और वो भी डीसी एक्साइटेशन देते हैं तो किस मशीन से देते हैं, डीसी शन जनरेटर से देते हैं, अदरवाइज डीसी कंपाउंड क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर से देने का काम करते हैं। आजकल तो हम लोग थायरिस्टर कंट्रोल सर्किट का यूज करके और उससे हम लोग एक्साइटेशन देने का प्रयास चालू कर दिए हैं। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बदल रहा है सिस्टम को वैसे वैसे बदला जा रहा है। फायरिंग एंगल का यूज करके तब हम डीसी में बदलते हैं, एसीए लेकर के और उसी को डीसी में बदल करके और उसी से फायरिंग एंगल से सेट करके और जितना पर चाहिए उतना पे एडजस्ट कर देते हैं। 125 वोल्ट के आसपास मिनिमम हमको देना पड़ता है, 125 से 200 के बीच में। किसी अल्टरनेटर में आर्मेचर चालक में जो वोल्टेज प्राप्त होती है सरकार, वो कौन सी वोल्टेज होती है। अब अल्टरनेटर है और उसका आर्मेचर में वोल्टेज उत्पन्न हो रहा है तो नेचुरली आपका डायनामिक इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया। कैसा होगा साहब, 100% कैसा होगा, अल्टरनेटिंग होगा, एसी होगा साथियों। तो स्वाभाविक रूप से जान लीजिएगा अल्टरनेटिंग ईएमएफ ही हमको मिलता है। अब आप जानते हैं ना, यही अल्टरनेटिंग ईएमएफ हमको ट्रांसफॉर्मर में भी मिलता है। कहां मिलता है साहब, ट्रांसफॉर्मर में भी मिलता है। यही अल्टरनेटिंग ईएमएफ हमको डीसी जनरेटर में भी मिलता है और यही हमको अल्टरनेटर में भी, जितना भी डिवाइस है प्रायः सभी जगह हमको कैसा ईएमएफ मिलता है, अल्टरनेटिंग ही मिलता है। डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर लगा करके उसको आप कांस्टेंट बनाने का काम करते हैं। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए विद्यार्थी आगे बढ़ें। पल्सेटिंग डीसी किसके आउटपुट में मिलता है, रेक्टिफायर के आउटपुट में पल्सेटिंग डीसी मिलता है। मल्टीमीटर का कौन सा भाग सबसे ज्यादा ध्यान देने योग्य है। मल्टीमीटर को आप जानते हैं एवोमीटर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, एवोमीटर। ए से सरकार आपको मालूम है क्या होता है, अमीटर। भी से क्या होता है, वोल्ट मीटर। भी से क्या होता है साहब, वोल्ट मीटर। और साहब ओ से होता है ओम मीटर होता है। साहब जी ये करंट को मापता है, किसको मापता है,
करंट को एम्पियर में मापता है, ये वोल्टेज को वोल्ट में मापता है, ये रेजिस्टेंस को ओम में मापता है। हालांकि ये डिजिटल है। क्वेश्चन आपसे किस बारे में पूछा है? एनालॉग के बारे में पूछा है। डिजिटल में पॉइंटर वगैरह नहीं होता। आप कनेक्ट करिएगा, ये कॉमन होता है। ये मेरा क्या है? फेज के लिए, एसी के लिए। डीसी में जाइएगा तो इसमें हमको देना पड़ता है, काला वाला चेंज नहीं करना है, लाल वाले को आगे पीछे करना है। डीसी करेंगे इधर लगाएंगे, और बाकी के लिए हम लोग यहां लगाएंगे। अब आप जानते हैं साहब, यहां डिजिटली हमको डिस्प्ले हो जाता है सीधे सीधे, जितना भी करंट है, जितना भी वोल्टेज है, जितना भी रेजिस्टेंस है, प्लस हम कंटिन्यूटी टेस्ट भी इसके माध्यम से करने का काम करते हैं। कोई भी डिवाइस आपका कंटिन्यूटी टेस्ट करिएगा, सटाइएगा, बीप का आवाज देगा। बीप का आवाज दे रहा है, इसका मतलब डिवाइस सही है, धारा का प्रवाह इसमें बड़ी आसानी से हो सकता है। ये मामला है साहब। इतना सब काम के लिए यूज करते हैं। लेकिन आपको जो प्रश्न है, मल्टीमीटर का कौन सा भाग सबसे अधिक ध्यान देने वाला है, तो इस प्रश्न में चर्चा किसके बारे में की गई है? एनालॉग मल्टीमीटर की। किसके बारे में? एनालॉग मल्टीमीटर। बहुत पहले का याद करिएगा, 2005 से पहले जो लोग उसमें आ गए थे, ठीक है, वो लोगों को मालूम होगा। रेडियो वगैरह ठीक कराने के लिए कभी आपको मौका मिला होगा दुकान पर जाने के लिए, चौड़ा वाला बड़ा वाला रखता था, और उसमें 3 स्ट्रक्चर था, एक लाल कलर का, एक ब्लैक कलर का, एक व्हाइटिश कलर का, 3 उसमें निडल रहता था। और वो निडल नीचे आपका करंट है, ऊपर वोल्टेज है, सबसे ऊपर रेजिस्टेंस है। उस तरह का हमारा 3 नोब वाला रहता था पॉइंटर, और उससे वह लोग चेक करता था। तो उसमें किन किन चीजों को ध्यान देना परम आवश्यक था, जरा बताइए। उस समय की स्थिति में ध्यान देना जो परम आवश्यक था साहब, वो था सॉकेट टर्मिनल का सही से कनेक्शन होना, रेंज का सिलेक्शन। अब मान लीजिए इसमें भी रेंज सिलेक्शन होता है, किलो ओम, ओम आपका 500 वोल्ट, 200 वोल्ट, तो जितने रेंज पर आप सेलेक्ट करिएगा। अब मान लीजिए मेजर करना हमको 2 ओम, हम 2000 पर सेलेक्ट कर दिए, तो वो भी क्या होता है? गलत। उसके बाद आपका साहब स्केल और पॉइंटर, ये सब पर ध्यान देना जरूरी होता है। नहीं तो पता चलेगा कि माप रहे हैं रेजिस्टेंस और रीडिंग पढ़ रहे हैं करंट वाला, तो फिर आपका क्या हो जाएगा? एरर आ जाएगा। तो हम लोगों को एनालॉग में इसकी ध्यान देने की जरूरत पड़ रही थी। अब डिजिटल आ गया, अब कोई टेंशन नहीं है। चलिए आगे बढ़ें। किसी डीसी जनरेटर में इंटरपोल किस प्रकार संयोजित होता है? तो 2 पोल के बीच में क्या होता है? इंटरपोल होता है। क्यों लगाते हैं साहब? तो पहला आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए, और दूसरा साहब जी स्पार्कलेस कम्यूटेशन के लिए लगाते हैं। यह मेरे आर्मेचर की वाइंडिंग के साथ कैसे जुड़ा होता है? श्रेणी में। आज जनरेटर है तो इसकी पोलिटी अगले के पोलिटी के समान होती है। मोटर रहता तब क्या होती? पीछे की पोलिटी के समान होती। तो क्या जवाब दे दीजिएगा? आर्मेचर के साथ श्रेणी में, आगे आने वाले ध्रुव के समान ध्रुवता में जनरेटर है, इसीलिए क्या होगा? डी नंबर। बी में भी वही लिखा है, आर्मेचर के साथ श्रेणी में, आगे आने वाले ध्रुव के साथ समान ध्रुवता में। अंग्रेजी यहां पर देखिए, बी ही सही होगा। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में लैंग्वेज चेंज है, इंग्लिश में पैरेलल लिख दिया है, इसीलिए गलत है। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, आर्मेचर के साथ श्रेणी और आगे वाले ध्रुव के साथ सेम पोलरिटी में। यहां पर थोड़ा सा इन्होंने मिस कर दिया है, यहां इनको समांतर लिखना चाहिए। हिंदी में इन्होंने गलती कर दिया है, इंग्लिश में सही है। चलिए विद्यार्थी, अगला प्रश्न। वायर वाउंड प्रतिरोध की खास विशेषता क्या है? साथियों, हम लोग सेरामिक का स्ट्रक्चर लेते हैं और उसके ऊपर हम लोग कौन सा वायर लेते हैं? नाइक्रोम लेते हैं। और साहब किसको ले सकते हैं? यूरेका लेते हैं। क्या लेते हैं? यूरेका लेते हैं। और क्या लेते हैं? मैग्नीन लेते हैं। ये सब तार को हम लोग क्या करते हैं? लपेटने का काम करते हैं। इसकी खासियत के बारे में जरा समझ लीजिएगा। इसकी जो सबसे अच्छी खासियत है वो क्या है? इसका रेंज जरा ध्यान रखिएगा, कहां से कहां तक होता है? 1 ओम से लेकर 100 किलो ओम तक होता है। ये जो रजिस्टर बनाते हैं कितनी क्षमता का बनाते हैं? 1 से 100 किलोमीटर तक। कितने वाटेज पर इसका प्रयोग कर सकते हैं? याद रखिएगा, हम लोग 200 वाट तक की रेटिंग के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। और आप ध्यान रखिएगा साहब, इसके माध्यम से क्या फायदा होता है? तो शोर बहुत कम प्राप्त होता है। क्या होता है? शोर बहुत कम प्राप्त होता है। इसी खासियत की वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है? काफी अच्छी होती है। साइज बड़ा होता है, कीमत ज्यादा होती है। पावर रेटिंग भी आपने देखा 200 वाट ही कम लग रहा है आपको, पावर रेटिंग भी क्या है इसकी? ज्यादा है। तो सबसे बेहतर खासियत क्या है इसकी? स्टेबिलिटी बढ़िया होती है। इसी के लिए आप मोबाइल सब में यूज नहीं कर सकते, लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में इंस्ट्रूमेंट के साथ ही इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थी जी। और